हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आपके मम्मी पापा ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। आज हम लेके आए हैं आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल राइट का पोस्टमार्टम करेंगे। जो हमारे साथी यूपी टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपी टेट, रीट, जिस लेवल की यूपीएससी, आरएएस, यूपीपीसीएस, जिस किसी लेवल की तैयारी करते हो क्वेश्चन यही से बनेगा। और आप ज्यादा से ज्यादा इसके नोट्स तैयार करें ताकि आपको फायदा हो सके। तो इसी कड़ी में मैं कहना चाहूंगा, रख हौसला ये मंजिल के मुसाफिर, रख हौसला मंजिल के मुसाफिर, एक ना एक दिन वो मंजर भी आएगा, प्यासे के आगे चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट की। इसकी बात करेंगे फंडामेंटल राइट। सबसे पहली बात फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो आपको मैंने ये बता ही दिया था कि फंडामेंटल राइट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से 35 के मध्य रखे गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में रखे गए। ये बाद योग्य है, ये असीमित, ये सीमित नहीं है, असीमित है। संविधान संशोधन करके इन्हें घटाया या बढ़ाया जा सकता है। भाग 3 में रखे गए हैं। इनकी उपाधि, इन्हें मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आर्टिकल 12 से 35 के मध्य रखे गए हैं। और कुछ आर्टिकल डायरेक्ट फंडामेंटल राइट है, कुछ इनडायरेक्ट फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 12 की अगर बात करेंगे, आर्टिकल 12 जो है वो राज्य को परिभाषित करता है। किसको परिभाषित करता है? राज्य की परिभाषा बताता है। कौन? आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा देता है। आर्टिकल 13 जो है सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, लेकिन ब्रीफली जो मेन आर्टिकल हैं उनके लिए हम ब्रीफ से पढ़ाएंगे। जैसे आईएएस यूपीएससी वालों के लिए प्रीलिम में जो क्वेश्चन फंसते हैं वो इतने से काम नहीं चलेगा, लेकिन छोटे लेवल के एग्जाम इतने से क्वालिफाई हो जाएंगे। आर्टिकल 13 जो कहता है वो मूल अधिकारों से असंगत, मूल अधिकारों से असंगत, मूल अधिकारों से असंगत और तथा उनका असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, अल्पीकरण करने वाली विधियां आर्टिकल 13 में दी गई है। आपको कि इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है, लेकिन आर्टिकल 13 मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, ये हमारे समझ में नहीं आया। आर्टिकल 13 कहता है कि यदि ऐसा कोई कानून हमारे मूल अधिकारों में है जो हमारे संविधान के द्वारा बनाए गए कानून का हनन करता है, तो वह उस मात्रा तक उसको हटा दिया जाएगा जिस मात्रा तक हनन करता है। और यानी उस मात्रा तक का मतलब ये हुआ, जैसे सपोज दैट इज आर्टिकल 13 का भाग है, इसका इतना पार्ट जो है मूल अधिकारों के द्वारा, संविधान के द्वारा बनाए गए कानून का हनन करता है। तो यहां से हटाने के बाद इतना रह गया और ये जो चीज है इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये चलती कंडीशन में रहेगा। और यदि पूरा हटाना पड़ा तो पूरा भी हटाया जा सकता है। तो ये अल्पीकरण करने वाली विधियां, इसको ब्रीफली भी बताएंगे।
अल्पीकरण करने वाली विधियां, जो कोई भी ऐसा कानून नहीं होना चाहिए जो हमारे कानून का हनन करता हो। इस तरह की परिभाषा आर्टिकल 13 कहता है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार देता है। विधि के समक्ष समानता, समक्ष समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता के अधिकार की बात करता है आर्टिकल 14। विधियों का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। इसमें दो प्रकार की विधियां दी गई है। तो आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, दो प्रकार की विधियों की बात करता है। आर्टिकल 15 जो है, आर्टिकल 15 कहता है 5 धर्म यानी 5 आधारों पर हमारे देश में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, जाति या लिंग के आधार पर, जाति लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, विभेद नहीं किया जाएगा। भाई ये आर्टिकल 15 जो है ये मूल संविधान जो आपका फंडामेंटल राइट है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धर्म के, मूल वंश के, जन्म स्थान के, जाति या लिंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति क्या नहीं करेगा? विभेद नहीं करेगा, विभेद का प्रतिशोध नहीं करेगा। इस प्रकार की समानता का वर्णन करता है आर्टिकल 15। कोई व्यक्ति इस बात से किसी व्यक्ति को मतलब राज्य धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर या जाति या लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेगा, और ऐसा करता है तो उसके लिए कानूनन दंड दिया जाएगा। कि सरकारी नौकरियों में किसी प्रकार की इस प्रकार का कोई भी दायित्व नहीं अपनाएगा राज्य। आर्टिकल 16 कहता है, आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अवसर की समानता की बात करता है। इसकी बात करता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात आर्टिकल 16 करता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। किसकी बात करता है? अस्पृश्यता के अंत, यानी इसे बोलते हैं छुआछूत, अनटचेबिलिटी। कोई भी व्यक्ति किसी को छुआछूत के आधार पर उससे विभेद नहीं करेगा, ना ही राज्य करेगा, ना ही निजी व्यक्ति करेगा। यदि ऐसा करता है तो एक इसके लिए कानून बनाया गया है अनटचेबिलिटी के लिए। ऐसा करता है तो उसे जेल, जुर्माना कुछ भी हो सकता है। आगे आता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 जो कहता है ये उपाधियों के अंत की बात करता है। उपाधियों के अंत की, उपाधियों का अंत, उपाधियों के अंत की बात करता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 कहता है कि राज्य उपाधि नहीं देगा। यदि कोई सेना और डॉक्टर को छोड़कर राज्य उपाधि नहीं देगा, सेना के लिए यह नियम लागू नहीं है। यदि कोई विदेश में रह रहा व्यक्ति है
बगैर राष्ट्रपति की मर्जी के हमारे देश के राष्ट्रपति की मर्जी की उपाधि नहीं ले सकता, ना ही ले सकता है और ना ही दे सकता है। ये उपाधियों के अंत की बात आर्टिकल 18 करता है। आर्टिकल 19 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। इसकी बात करता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है। अब आप कहेंगे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार होगा, हर एक व्यक्ति को बोलने का अधिकार होगा, हर एक व्यक्ति को देश के अंदर कहीं भी आने जाने का अधिकार होगा, हर एक व्यक्ति को बोलने के अधिकार के अंदर प्रेस की भी स्वतंत्रता आ जाती है, हर एक व्यक्ति को देश के किसी स्थान पर बस जाने का अधिकार होगा, हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार होगा। तो आर्टिकल 19 मोस्ट इंपोर्टेंट, लेकिन आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में बड़ा अंतर है। विदेश भ्रमण की बात आर्टिकल 19 नहीं करता है, विदेश भ्रमण की बात कौन करता है? आर्टिकल 21 करता है। अपने मनपसंद व्यवसाय चुनने का अधिकार आर्टिकल 19 कहता है, और अपने मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार आर्टिकल 21 कहता है। ये IAS का एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। तो इसमें किसकी बोलने की स्वतंत्रता, और बोलने की स्वतंत्रता के लिए क्या है? बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरा बोलने या अभिव्यक्ति बात एक ही है। वाक की स्वतंत्रता, एक स्थान से दूसरे स्थान देश के अंदर कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश के अंदर कहीं बस जाने की स्वतंत्रता, अपने मनपसंद व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, इस तरह की बात करता है आर्टिकल 19। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट हर एक एग्जाम में आर्टिकल 19, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 अधिकांश के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। इसकी ब्रीफली जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अभी हम आपको इन सब के बारे में बताएंगे, क्योंकि ज्यादा स्लो चलने से क्या होगा, आने वाले समय तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ। मेहनत ठाना है कि आपका सिलेबस टीजीटी पीजीटी वालों के लिए इतना अच्छे से कंप्लीट करा दूं, और जो हमारे साथी IAS UPSC की परीक्षा दें या RAS की परीक्षा दें उनमें भी ये कारगर साबित होगा। और इसके लिए पढ़ तो कोई भी सकता है, नॉलेज कहीं से ले लो, किसी भी कम नहीं होती है नॉलेज, और कभी ज्यादा नहीं होती है, जितनी ले लोगे उतनी कम रहती है नॉलेज। आर्टिकल 20 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? आर्टिकल 20 की बात करेंगे। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है आर्टिकल 20। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आर्टिकल 20 जो है वो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में क्या करता है? अपराधों के लिए दोष, जब तक कोई व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाएगा, जब तक वह कानून का उल्लंघन न करे, जब तक न्यायपालिका ये निर्णय न ले दे, तब तक किसी व्यक्ति को दोषी नहीं मान सकते। ये करा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आर्टिकल 20 कहता है कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक वह कानून का उल्लंघन ना करे या उसका कोई अंतिम जजमेंट नहीं आ जाए तब तक। पुलिस का काम केवल सबूत इकट्ठा करना है, पुलिस का काम ये नहीं है न्याय करना। न्याय करना काम होता है जस्टिस का, न्यायालय का। न्यायालय जब तक किसी को दोषी नहीं ठहरा दे तब तक उस व्यक्ति को कोई दोषी नहीं मान सकता। ये आर्टिकल 20 कहता है।
अपने मनपसंद वकील चुनने का अधिकार, और हाथ में हथकड़ी अब मनमाने ढंग से न लगाने की बात करता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 ये भी कहता है 24 घंटे के अंतर्गत मुजरिम को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार आर्टिकल 20 देता है। अपने मनपसंद वकील चुनने का अधिकार देता है। किसी अपने समक्ष गवाही फोर्सफुली कोई नहीं दिलवा सकता। आर्टिकल 20 इसका संरक्षण देता है। ठीक है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। इसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। कौन? आर्टिकल 21 करता है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें यूथनेसिया आ जाएगी। यूथनेसिया, एक्टिव यूथनेसिया और पैसिव यूथनेसिया, अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकती। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 21 इंपोर्टेंट है, लगा लेना। आर्टिकल 22 21 का, और देखो आर्टिकल 21 का क्या कहता है? 21 का ये 86वां संविधान संशोधन, एक 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया था 21 का के तहत। इसका शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। किसका अधिकार जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार। और इसमें कहा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। क्या आ गया? आर्टिकल 21 का आगे तक मोस्ट इंपोर्टेंट 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। मूल संविधान में नहीं था। इसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया। ग्रामीण अंचलों में या शहरी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था राज्य करेगा। इन पे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आर्टिकल 21 का कहता है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे जोड़ा गया। आप कहेंगे ठीक है। 22वां क्या कहता है? आर्टिकल 22 की बात करेंगे हम। 21 की बात करेंगे। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध की बात करता है। आर्टिकल 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध की बात करता है आर्टिकल 22। जो अभी बताया था आर्टिकल 20 से कोई कंडीशन इसमें है। आर्टिकल 22 कहता है किसी भी व्यक्ति को बेवजह गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और यदि ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानून की व्यवस्था की गई है। किसी व्यक्ति को बेवजह गिरफ्तार नहीं कर सकते, मनमाने ढंग से गिरफ्तारी नहीं कर सकते। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 मानव एवं बलात्श्रम या दुर्व्यापार का प्रतिशोध करता है, या दुर्व्यापार का मनाही करता है, प्रतिशोध करता है। प्रतिशोध का मतलब मना करता है, शोध करता है।
मतलब मानव बलात् श्रम नहीं कराएगा, बेगारी नहीं कराएगा। कोई व्यक्ति किसी से बगैर पैसे दिए, बगैर पैसे के बेगार नहीं करा सकता है। बेगार का मतलब होता था पहले ठाकुर साहब बैठे हैं कि जा उसे पकड़ के लाओ, जाके किसी को फलनवा को पकड़ लाना और उससे काम कर, चल ले जे काम कर, वो काम कर, ये सब बलात् श्रम में आता है। बेगार, बेगार में बलात् श्रम का मतलब होता है बगैर पैसा दिए, या किसी की मर्जी नहीं है उसे को चलो काम करो, वो काम करना नहीं चाहता है, वो बलात् श्रम होता है। बेगार वो होती है जिसमें पैसा नहीं दिया जाता है और उससे काम करा लिया जाता है। तो इसकी मनाही करता है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 मना करता है मानव एवं बलात् श्रम दुर्व्यवहार का प्रतिशोध की बात आर्टिकल 23 करता है। आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल जो 24 है वो खतरनाक या जोखिम भरे कारखाने में, खतरनाक यानी कारखानों में आदि में बालकों का 14 वर्ष से कम उम्र के, 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को श्रम निषेध की बात करता है। इसकी बात करता है, श्रम निषेध की बात करता है, श्रम निषेध की बात करता है। सीधे शब्दों में कहें तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए किसी भी खतरनाक या कारखाने में काम नहीं कराएंगे। यदि ऐसा करता है तो कंपनी में ताला जड़ जाएगा। आप कहोगे क्या 14 वर्ष से कम उम्र के केवल खतरनाक कारखानों में क्या वैसे करवा सकते हैं? हाँ, वैसे होता है, उसके लिए कोई प्रावधान, दंड का प्रावधान नहीं है, इसके लिए दंड का प्रावधान है, दंडनीय अपराध माना गया है। आप कहीं कैसे देखो चाय की दुकान पे लगे होंगे बच्चे, होटलों में लगे हुए देखते हैं, तो वहां कम उम्र के बच्चे काम करते हैं, लेकिन जो जोखिमपूर्ण कार्य हैं उनमें आर्टिकल 24 सीधे मनाही करता है कि अगर इसमें कोई भी बच्चा काम करता हुआ मिल गया तो उस कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और दंड का प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 24 कहता है। आर्टिकल 25 बहुत इंपोर्टेंट। आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण धर्म को मानने की, अंतःकरण या धर्म को मानने की, धर्म को मानने की आचरण की स्वतंत्रता करता है, स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 25 जो है अंतःकरण या धर्म को मानने की, अपने धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 26 आर्टिकल जो 26 है वो कहता है धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध की स्वतंत्रता करता है। धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध की स्वतंत्रता देता है, देता है। आगे आर्टिकल, अब देखो बताइए आर्टिकल 27 की अब बात करेंगे। आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है किसी भी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले संप्रदाय के बारे में स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 27 किसकी बात करता है? किसी भी धर्म विशेष को संपोषित करने वाले धर्म विशेष। आर्टिकल 27 किसी भी
विशेष धर्म की बात करो, विशेष धर्म संप्रदाय को संपोषित करने के बारे में स्वतंत्रता देता है, तंत्रता देता है। आर्टिकल 27 किसी भी धर्म विशेष के संप्रदाय को संपोषित करने के बारे में स्वतंत्रता आर्टिकल 27 देता है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 की जब हम बात करेंगे, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना, उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता देता है। देखिए, आर्टिकल 27 विशेष धर्म संप्रदाय को संपोषित करने के बारे में स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 28 शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता देता है। आप किसी भी धर्म, चाहे चर्च में चले जाइए, मंदिर में चले जाइए, मस्जिद, आप जिस धर्म के अनुयायी हैं उसमें जाके आप अपना पूजा पाठ कर सकते हैं। हम हिंदू हैं तो हिंदू मंदिर में जाके पूजा पाठ कर सकते हैं। इसके लिए स्वतंत्रता देता है, कोई इसे रोक नहीं लगा सकता। आर्टिकल 28 कहता है। आर्टिकल 29 भाषा या लिपि के बारे में बताता है। आर्टिकल 29 क्या कहता है? भाषा या लिपि, यानी भाषा या लिपि संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है, बनाए रखने का अधिकार देता है। कौन देता है अधिकार देता है? भाषा या लिपि संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार आर्टिकल 29 देता है। अब आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 30 में आर्टिकल 30 कहता है शिक्षण संस्थानों की स्थापना, और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार की बात करता है। वर्गों के अधिकार की बात करता है, यानी अधिकार देता है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार की बात करता है आर्टिकल 30। आर्टिकल 31 की यदि हम बात करें तो आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है, अब निश्चित कर दिया गया है। पहले ये फंडामेंटल राइट था, अब ये लीगल राइट बना दिया गया और 300 का के अंतर्गत रख दिया गया है या 300A में रख दिया गया। ये संपत्ति का अधिकार हुआ करता था जो कि फंडामेंटल राइट था। अब ये फंडामेंटल राइट ना हो कि लीगल राइट बना दिया गया है, कि संवैधानिक अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 31 को। आर्टिकल 32 की बात करते हैं, संवैधानिक उपचारों की बात करता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 किसकी बात करता है? संवैधानिक उपचारों की। किसकी? संवैधानिक उपचारों की बात कर, संवैधानिक उपचारों की बात करता है,
या स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 32 एससी, एससी क्या है, एससी सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के तहत एससी क्या करेगा, संवैधानिक उपचारों को, यानी संवैधानिक उपचारों के बारे में ये बात करता है। आर्टिकल अगर कोई भी किसी भी कानून का हनन करेगा तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, और अगर हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो 226 के तहत कोई भी आपके अधिकारों का हनन करता है तब। तो ये संवैधानिक उपचारों की बात करता है कौन, आर्टिकल 32, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बारे में कुछ रिट दी गई है, रिट की बात करेंगे हम कल में, आज और ऐसे आर्टिकल 33, 34, 35 तक बताएंगे। आर्टिकल 33, 34, 35 क्या कहता है उसको भी ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद में एंजॉय करिए आप क्लास को, आपके पेपर में यही फंसेगा पक्का 100%। और ब्रीफली जो हमारे मित्रगण हैं तैयारी कर रहे हैं बड़े लेवल की, IAS PCS लेवल की, तो उनके लिए हम और विस्तार से ला रहे हैं वीडियो। आर्टिकल 33 क्या कहता है, आर्टिकल 33 कहता है सेना पुलिस सुरक्षा बलों, सेना पुलिस और सुरक्षा बलों, पुलिस सुरक्षा बलों, सुरक्षा बलों की बात करता है। सुरक्षा बलों किसकी, सेना पुलिस और सुरक्षा बलों संगठनों के फंडामेंटल राइट सीमित करने की बात करता है। फंडामेंटल राइट सीमित करने की शक्ति संसद को है, सीमित करने की शक्ति संसद को होगी। किसको होगी, संसद को होगी। संसद इनके ऊपर लगाम कर सकती है। सेना, सुरक्षा बल, पुलिस संगठन को फंडामेंटल राइट सीमित करने के बारे में आर्टिकल 33 कहता है। आर्टिकल 34 क्या कहता है, आर्टिकल 34 भी एक इसी प्रकार की बात करता है। आर्टिकल 34 सेना विधि लागू होने पर मौलिक अधिकारों को सीमित करने की शक्ति, सेना विधि लागू होने पर फंडामेंटल राइट सीमित करने की शक्ति संसद के पास होगी। इसकी शक्ति संसद के पास होगी, संसद के पास होगी। ये आपको आर्टिकल 34 बताता है। सेना की विधि जो लागू होती है उसमें फंडामेंटल राइट को सीमित करने की शक्ति किसके पास होगी, संसद के पास होगी। आर्टिकल 35 सबसे पहले तो ये कहता है राज्य की वही परिभाषा होगी जो, पहले तो इसमें देखिए यह भाग 3, यह भाग 35 नहीं 36 कहता है, सॉरी वो गलत। यह भाग 3 में अपराध, भाग 3 में अपराध घोषित किए गए अपराध घोषित किए गए कार्यों के लिए अपराध घोषित किए गए कार्यों के लिए विधि यानी विधि बनाने की संसद की शक्ति, विधि बनाने की संसद को शक्ति, ये आर्टिकल 35 कहता है। यह भाग 3 में अपराध घोषित किए गए कार्यों के लिए विधि बनाने की शक्ति संसद को होगी, आर्टिकल 35 कहता है। फंडामेंटल राइट 12 से लेकर 35 तक के बीच के सारा इनका पोस्टमार्टम किया। आगे हम इनको ब्रीफली आर्टिकल 19 बताएंगे, 15 में बता चुका हूं।
19 को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, 20 को बताऊंगा, 21 को बताऊंगा, 25 को बताऊंगा। ये क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इनके बारे में हम ब्रीफली चर्चा करेंगे, यूथनेशिया पे भी चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई मेहनत थोड़ी भी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।